डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और उस पर आज लेक्चर नंबर 11 में आप लोगों के सामने लाया हूं। आज का लेक्चर है, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे पास मौजूद हैं कि DNF ब्लॉक एलिमेंट्स बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। इनकी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कैटलिस्ट किसे कहते हैं। और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि कुछ 4 या 5 बड़े बड़े मेन रिएक्शन के नाम लिए जाएंगे और उन रिएक्शन में कौन कौन सी कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो मुख्तलिफ़ टेस्ट आ रहे हैं, ईटा है, MD-CAT है या और भी एग्ज़ाम हैं, उसमें जो मेन 4 या 5 रिएक्शंस हैं उनके अंदर कौन सी कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, हमने उसको समझना है। तो बहरहाल, मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने मौजूद हैं, हमें कैटलिस्ट की तारीफ़ आनी चाहिए कि हमारे पास कैटलिस्ट किसे कहते हैं। कैटलिस्ट की तारीफ़ का पता हमें होना चाहिए। तो कैटलिस्ट की तारीफ़ जब हमारे सामने आएगी तो हमें सबसे पहले कैटलिस्ट की तारीफ़ का पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं। तो कैटलिस्ट की तारीफ़ क्या आ जाएगी? द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, which speed up the chemical reaction, या कोई प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्पीड अप करे। द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को तेज करे या प्रोसेस को तेज करे, एंड itself unchanged, बज़ाते खुद इसमें कोई तब्दीली ना आए, बज़ाते खुद इसमें कोई तब्दीली ना आए। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन का एंड आए, रिएक्शन के एंड पर अब देखेंगे अनचेंज रहे, इस कॉल्ड कैटलिस्ट, इस कॉल्ड कैटलिस्ट। तो इसको नाम दिया जाएगा कैटलिस्ट का। तो हमारे पास कैटलिस्ट की तारीफ क्या आ गई है? द केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को तेज करे या किसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस को तेज करे, एंड इट सेल्फ अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन के एंड के ऊपर जो है अनचेंज, इसमें कोई तब्दीली ना आए, हम इसको क्या नाम दिए जाएंगे? कैटलिस्ट का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास चूँकि DNF ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो D ब्लॉक हैं, D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये यूज्ड होते हैं एज आ कैटलिस्ट। ये हमें बतौर क्या यूज़ होते हैं? कैटलिस्ट यूज़ होती हैं। D ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये बतौर क्या यूज़ होते हैं? कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। जैसा कि आपके पास जो है वेनेडियम जो है, वेनेडियम ऑक्साइड की सूरत में यूज़ होता है, क्रोमियम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, आयरन कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, निकल कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, प्लेटिनियम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ETC जो कि बतौर क्या यूज़ होते हैं? कैटलिस्ट के तौर पर क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले आपने इस डिफिनीशन के अल्फाज को अच्छे तरीके से नोट कर लें कि ये हमारे पास कैटलिस्ट की तारीफ़ आपके सामने आ गई है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कैटलिस्ट उनको स्पीड अप कर रही है। अब ये D ब्लॉक एलिमेंट बतौर कैटलिस्ट यूज़ क्यों होती हैं, इसके लिए आपकी किताब ने 2 रीज़न लिखी हुई हैं। एक तो ये जो D ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, इसके लिए जो एक रीज़न लिखी गई है वो ये है कि ये हमें बनाकर देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना कर देती है। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमें बना कर देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दूसरा, इनके पास डी ऑर्बिटल है, सरफेस एरिया भी है, सरफेस एरिया की वजह से भी काम करते हैं, लेकिन आप किताब ने दो जगह लिखी, दो चीज़ें लिखी हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी ऑर्बिटल, सरफेस एरिया, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं। बाला डी ऑर्बिटल होने की वजह से अक्सर डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की जगह मौजूद होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि ये किसी कंपाउंड के साथ मिलकर बतौर कैटलिस्ट यूज़ होंगे। तो बहरहाल ये दो वजूहात किताब में लिखी गई हैं। अब मिसाल के तौर पर लेट सपोज जो है आपके पास जो एक प्रोसेस आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसा कि आपके पास हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस को थोड़ा बहुत इसका जिक्र आपके सामने आया होगा फर्स्ट ईयर किताब की केमिस्ट्री में। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया है, एमोनिया की तैयारी है, एमोनिया की तैयारी। और ये एमोनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, NH3, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमें फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है। जो खादें हैं फर्टिलाइज़र बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल होता रहता है। यूज़ इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, यूज़ इन दी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल होता रहता है। तो अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपने देखना है कि N2 + H2 रिएक्शन करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हमें बना कर देता है NH3। यहाँ 2 लगा दें और यहाँ पर आप 3 लगा दें बैलेंस करने के लिए। अब ये रिएक्शन बड़ा स्लो रिएक्शन होता है, हमें NH3 चाहिए ज़्यादा मकदार में क्योंकि इसका यूज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम आयरन को यूज़ करते हैं, आयरन। अब ये जो आयरन यहाँ यूज़ हो रहा है ना, ये आयरन आपके पास जो यहाँ यूज़ हो रहा है, ये आयरन यहाँ पर बतौर कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये आयरन जो है यहाँ पर क्या यूज़ होता है, कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये N2 + H2 आयरन के साथ इंटरस्टिशियल कम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ये N2 + H2 आयरन के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड बना कर देते हैं, जिसमें हम ये नहीं देखते कि कितने मोल्स वो हैं या कितने मोल्स वो हैं, मिकदार को हम चेक नहीं कर सकते। जिस तरह स्टॉकियोमेट्री में मैंने स्टॉकियोमेट्री स्टार्ट की हुई है, आप उसको वहाँ चेक करें, स्टॉकियोमेट्री की तारीफ मैंने समझाई हुई है कि जिसके अंदर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को देखना होगा ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट हो सके या उबे हो सके। तो बहरहाल यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अब इसमें तरतीब क्या होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पर देखें इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके पास इस तरह आयरन की शीट होती है, देखें ये आयरन की शीट है ऐसे, ये आयरन की शीट्स हैं ऐसे आपके सामने, ये आयरन की शीट्स हैं आपके सामने, ये आयरन है, उसकी शीट आपके सामने मौजूद है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, हाँ ये भी आयरन है, ये भी आयरन है और ये भी आयरन है। चलो भाई इतने बार आयरन के बार आपको मिल गए। अभी क्या होता है कि ये N2 + H2, N2 को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखें यहाँ पर ये N2 है, ये इसको ऐसे बना लेते हैं, ये N2 समझ लें, और H2 आपके सामने है, इसको ऐसे बना लेते हैं। अच्छा ये साइज़ में छोटे होते हैं, नॉन मेटल है ना, साइज़ में क्या होंगे, छोटे होंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं, सिंपल। अब ये N2 है और ये H2 है। अब जब ये आपस में मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये आयरन के साथ अटैच होते हैं। जो आयरन के साथ अटैच होते हैं तो आयरन इनके बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब ये आयरन जो है यहाँ पर रेड हॉट आयरन आपको मिलता है हीट की सूरत में, तो हम क्या करते हैं, ये जो है आयरन जो है इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो जब ये इसके ऊपर अटैच होंगे, यहाँ देखें अटैच हो रहे हैं ये, अभी देखें ये नाइट्रोजन इस पर क्या हो गया, अटैच हो गया। यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन जो है इस पर क्या हो गया, अटैच हो गए हैं। अब अटैच होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखें ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आ गया,
ये इस तरह। अब इसका हाइड्रोजन को यहाँ पर ले लें। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, एम्प्टी स्पेसेस हैं आपके पास, कैटलिस्ट की एम्प्टी स्पेसेस, उनके अंदर ये फिक्स होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह ये बहुत सारे मालिक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस में फिक्स होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये जो आपके पास आयरन की एम्प्टी स्पेसेस हैं, इन पर जो है फिक्स होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस, इन एम्प्टी स्पेसेस पर ये जो हैं यहाँ पर फिक्स होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, यानी एडजॉर्ब होंगे। क्या होंगे, एडजॉर्ब, ADSORB, एडजॉर्ब होंगे। यहाँ पर एक किस्म की जज़ब हो जाएंगे, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पर चले जाएंगे। जो इनका साइज़ छोटा होता है नॉन मेटल का, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ सरफेस एरिया भी लिखें। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ साथ सरफेस एरिया ज़्यादा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और डी ब्लॉक एलिमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पर एक ये भी लिखें, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से मुराद क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड से मुराद क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ये चार वजूहत लिख ले इसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ऑर्बिटल के होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में हमारा तफसीलन टॉपिक आएंगे, उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ना, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना आयरन की, एम्प्टी स्पेसेस के अंदर ये आ रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं और घुस रहे हैं, और उसके बाद जब ये आपस में करीब आएंगे, ये यानी नाइट्रोजन है, ये देखिए ये नाइट्रोजन है, इसको मैंने ऐसे लाइने से शो किया हुआ है नाइट्रोजन को, यहाँ पर देखें ना, ऐसे शो किया हुआ हमने इसको, नज़र आ रहा है आपको, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये, और इस नाइट्रोजन के आसपास हाइड्रोजन आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन है, ये इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच, यहाँ हाइड्रोजन अटैच, यहाँ हाइड्रोजन अटैच, फिर यहाँ पर ये इस तरह सूरत में अलहदा हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन, इसके यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये आपके पास बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा, NH3। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है ना, इसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये कंपाउंड्स को आपने नोट कर लेना है, ये इंटरस्टिशियल कम्प्लेक्सेस आपको बनाकर दे रहे हैं। तो इस इंटरस्टिशियल कम्प्लेक्सेस की वजह से बतौर कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। आप देख रहे हैं कि जब ये सारे जो हैं रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर आयरन जो है बतौर क्या यूज़ हो रहा है, बतौर आप इसको यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट। आप इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, बतौर कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस आयरन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, रिएक्शन के एंड के ऊपर आयरन इस तरह ही पड़ा रहेगा। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और रिएक्शन को आयरन स्पीडअप भी करें और रिएक्शन के एंड पर इसमें कोई फ़र्क भी ना आए, तो इसको नाम देते हैं कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट की वजह ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इस तारीफ को साफ करने जा रहा हूँ इसको। तो देखें आपके पास जो है जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रिएक्शन भी तेज़ होगा और प्रोडक्ट जो है आपके पास जल्दी हासिल होगा, और प्रोडक्ट आपको जल्दी मिले तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हासिल। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ये है कि आप पूछते हैं कि हैबर प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट यूज़ होती है, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको याद रखें कि आयरन जो है बतौर क्या यूज़ होती है, कैटलिस्ट यूज़ होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट के सरफेस एरिया भी यहाँ पर आ गया। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को इंशाल्लाह मैं तफसीलन डिस्कस करूँगी, इस पर लेक्चर आएंगे, मज़ीद लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर भी है, उसको डिस्कस कर लेंगे हम। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप चेक करें ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि डी ब्लॉक के पास 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
और यहाँ जो आपके पास एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसा कि एक चीज़ याद रखें कि स्केनेडियम+3 जो है, स्केनेडियम+3 इसको तो याद रख लें, कैन नेवर बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये पॉइंट क्लियर रखें। स्केनेडियम+3 जो है ये कभी भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको नोट करें। रीज़न क्या है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो है स्केनेडियम जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीज़न हमारे पास क्या है, रीज़न को देखें। असल में आपको पता है कि स्केनेडियम जो है ना, एटॉमिक नंबर इसका होता है 21। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालते हैं तो हो जाता है आर्गन 18, यहाँ पर चले जाते हैं, और उसके बाद 3d है 1 इलेक्ट्रॉन, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना। तो तीनों हिस्सा लेके बॉन्डिंग में, तो स्केनेडियम हो जाएगा +3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन की तरह रह गई है। अब ये स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने की मूड में नहीं है, इसलिए बतौर कैटलिस्ट वगैरह यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए स्केनेडियम को थोड़ा सा ख्याल रखें इसका आप। स्केनेडियम जो है ये कभी भी कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल यहाँ पर एंड हो रहा है, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, +3 आ गया है, और अब इसके बाद d ऑर्बिटल जो है मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये स्टेबल हो चुका है। स्टेबल होने की वजह से ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ नहीं होता। इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया जल्दी से। अब ये d ऑर्बिटल जो हमारे पास मौजूद होते हैं, d ऑर्बिटल्स ये भी कम्प्लेक्स में हिस्सा लेते हैं। वजह क्या है कि d ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहने की जगह मौजूद है। देखें ना आपके पास, आप चेक करें, आयरन जो है ये कम्प्लेक्स बनाता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि आयरन जो है आपके पास जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से मुराद होते हैं, हम देखें आयरन का एटॉमिक नंबर हम क्या लेते हैं, 26 लेते हैं, और 26 लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर्गन ले लेते हैं, और यहाँ पर 3d ले लेते हैं, और यहाँ पर 4s ले लेते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 और 20, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर आप d ऑर्बिटल को चेक करें ना, इसके d ऑर्बिटल को यहाँ, तो आप देख रहे हैं इसके जो d ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है, यहाँ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप रख देते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास आता है। अब जब लिगेंड्स इस पर अप्रोच करता है ना कम्प्लेक्स बनाने के लिए, लिगेंड्स जो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, मैं लिगेंड्स इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, आप इसको जल्द से नोट करें। तो जब लिगेंड्स इस पर अप्रोच करता है, लिगेंड्स यहाँ पर इस पर अप्रोच करता है, तो जब लिगेंड्स इस पर अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट अप होता है, ये जो d ऑर्बिटल स्प्लिट अप होता है। तो ये जब स्प्लिट अप होता है तो ये इसकी समय स्प्लिट अप बनाता है। यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ बना लूँ आपके सामने थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह क्लियर रहेगा। ये d ऑर्बिटल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको देखें 3d को यहाँ देखें, यहाँ बना रहा हूँ 3d को। यहाँ पर जो है इसके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन से अप्रोच की इसके ऊपर ये स्प्लिट अप होगा। तो यहाँ पर आपके पास बनेंगे ये 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर जाएंगे, 3 ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएंगे। अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिट होंगे, ये अब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गए हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ना, ये एम्प्टी हैं। अब क्या होता है कि जो लाइगेंड्स आते हैं, या लिगेंड्स कहें या लाइगेंड्स कहें, जो लफ्ज़ आपको पसंद आए, लेट्स सपोज जो है NH3 आ रहा है, NH3, और ये NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। दूसरा NH3 का मालिक्यूल आएगा, हाँ ये दूसरा NH3 का मालिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये NH3 के साथ क्या बना रहा है, कम्प्लेक्स बना रहा है। NH3 के साथ क्या बना रहा है, कम्प्लेक्स बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कम्प्लेक्स बन चुका है। 1 मिनट के लिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कम्प्लेक्स बना सकता है इसकी वजह से।
तो यहाँ पर ये जो एम्प्टी थे ना, ये जो ऑर्बिटल एम्प्टी थे, T2G और EG मैंने लिखवाया था अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर ये T2G और ये EG हमारे पास बनता है। T2G से कहते हैं और इसे नाम देते हैं EG, ठीक है ना। तो बहरहाल हमारे पास कम्प्लेक्सेस में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। इस वजह से ये कम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देता है यहाँ पर। इस वजह से आयरन जो है ये NH3 के मालिक्यूल को अपने पर लेना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसमें बनती है। तो जब ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी तो इसलिए बतौर कैटलिस्ट क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो वजूहात जो है किताबों में लिखी गई हैं, आप इनको अच्छे तरीके से नोट करें। सरफेस एरिया भी कुछ डिस्कस हो चुका है कि यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है आयरन का, तो जिसकी वजह से ये छोटे छोटे नॉन मेटल इसमें फिट होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और कम्प्लेक्स भी थोड़ा सा डिस्कस हो चुका है, डी ऑर्बिटल भी डिस्कस हो चुका है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी डिस्कस हो चुके हैं। हैबर प्रोसेस में कौन कैटलिस्ट यूज़ होती है, आयरन। स्केनेडियम कभी भी +3 कभी भी कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ नहीं होती। अब कुछ प्रोसेस हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उन प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ को नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश जल्दी करें। मैं सेट पर हो गया हूँ, मैं साफ़ करने जा रहा हूँ जिसको। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास मौजूद होते हैं जिनके अंदर आप देखते हैं कि ये बतौर इस्तेमाल होते हैं कैटलिस्ट। जैसे एक प्रोसेस हैबर प्रोसेस है, उसके अंदर कैटलिस्ट आयरन इस्तेमाल होती है। हमारे पास एक प्रोसेस जो आ रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसको नाम देते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 है। इस प्रोसेस में H2SO4 को तैयार किया जाता है। किंग ऑफ केमिकल H2SO4 हमारे पास क्या है, किंग ऑफ केमिकल। इसको नाम दिया जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। ये हमारे पास केमिकल का किंग है, बादशाह है। किसी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी को, इकानमी को चेक करने के लिए कि उसके मुल्क की प्रॉस्पेरिटी कैसे जा रही है, तरक्की खुशहाली कैसे जा रही है, इकानमी कैसे जा रही है। तो अजान आ गई है, अजान के बाद इसको स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा। तो अजान ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये किंग ऑफ केमिकल H2SO4। और किसी मुल्क की तरक्की को देखने के लिए देखा जाता है कि उस मुल्क में H2SO4 कितना यूज़ हो रहा है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर H2SO4 का इस्तेमाल ना हो। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में पाया जाता है। सीमेंट की इंडस्ट्री, प्लास्टिक की इंडस्ट्री, सोने के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, हर जगह पर इसको यूज़ करते हैं आप। तो बहरहाल H2SO4 किसी मुल्क की तरक्की के लिए इसकी खर्चे को देखा जाता है कितना खर्च हो रहा है। अगर ये ज़्यादा खर्च हो रहा है किसी मुल्क के अंदर तो उसकी तरक्की भी ज़्यादा होगी। तो बहरहाल आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके पास जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, ये हमें बना कर देती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। रिवर्सिबल रिएक्शन करना चाहते हैं तो कर लें इसको, ठीक है। और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ये रिएक्शन करती है फिर H2SO4 के साथ। अच्छा यहाँ सवाल पैदा होता है कि H2SO4 बना रहे हैं, H2SO4 बनाने के अलावा H2SO4 को यूज़ भी कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं समझाता हूँ। ये क्या होता है जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है H2S2O7। ये H2S2O7 ये बन जाता है ओलियम। ओलियम आपके पास तैयार हो जाता है। ये ओलियम बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हम H2SO4 जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हमें हासिल हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर ही ओलियम लें H2S2O7, इसको पानी के साथ डाइल्यूट करें तो ये हमें 2H2SO4 बना कर देता है। H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल हमें बना कर देता है। इसलिए हमें फ़ायदा है। यूज़ 1 मॉलिक्यूल हुआ है और इस्तेमाल 2 हुए, बने 2 हैं, इस्तेमाल नहीं। यूज़ 1 मॉलिक्यूल हुआ है, इस्तेमाल और बने 2 हैं, नेट गेन 1 मॉलिक्यूल का बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट यूज़ होती है वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड बतौर क्या यूज़ होती है, कैटलिस्ट यूज़ होती है। इसमें किरदार वेनेडियम का ज़्यादा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके बगैर ये प्रोसेस जो है H2SO4 आपको ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए। मुल्क की तरक्की इस पर इन्हिसार कर रही है। तो ओलियम बनेगा, ओलियम के बाद H2SO4 बनेगा। तो यहाँ जब तक कैटलिस्ट ना हो तो ये प्रोसेस स्लो चलेगा। तो यहाँ याद रखें यहाँ कैटलिस्ट कौन सी यूज़ हो रही है, इसको भी आपने नोट करना है। जल्दी से नोट कर ले इसको, शाबाश। मैं साइड पर हो गया हूँ। 2 प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस तरफ चलती है। इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को आप पास करके दोबारा से इसको नोट कर सकते हैं आप। हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं
कंटैक्ट प्रोसेस में कौन सा ये जो इस्तेमाल हो रहा है कैटलिस्ट, हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, इसको आपने अच्छे तरीके से नोट रखना है। इसके बाद जो है आपके पास इथीन होता है, इथीन। इस इथीन को आप पॉलीइथीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पॉलीइथीन में। प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पॉलीइथीन में आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे कभी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर पॉलीमराइजेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो इथीन है, इससे हम पॉलीइथीन बना रहे होते हैं, प्लास्टिक वगैरह बना रहे होते हैं। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टिक का। दुनिया सारी प्लास्टिक पर ही चल रही है। और ये जो आपके पास आलूदगी है ना, आलूदगी पोल्यूशन जो आपके सामने है, मैं पोल्यूशन कह रहा हूँ, पोल्यूशन जो आपके सामने आलूदगी, उसमें प्लास्टिक का बड़ा अहम किरदार है। और ग्रीन केमिस्ट्री कहती है कि प्लास्टिक को ख़त्म करें। तो बहरहाल यहाँ प्लास्टिक आजकल की दुनिया की एक ज़रूरत है, तो चल रहा है प्लास्टिक का। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। अब ये आपको ज़रूरत है, हर चीज़ आपका प्लास्टिक से, आपके गिलास प्लास्टिक के हैं, कुर्सियाँ प्लास्टिक के हैं, दरवाजे प्लास्टिक के आ चुके हैं, हर जगह प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब ये टाइटेनियम जो आपके पास मौजूद है, टाइटेनियम, ये आपके पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। उसके बाद ये थर्ड प्रोसेस आपको मैंने क्लियर करा दिया है। फोर्थ प्रोसेस में हमारे पास जो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन की मिसाल आप किताब में लगी हुई है। हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं कि आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप तब्दील करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इसको आप सैचुरेटेड में कंप्लीट करते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम दिया जाता है। इसको आप तब्दील करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। इसमें यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ होती हैं। यहाँ पर आपके लिए कैटलिस्ट का यूज़ होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऑयल ले रहे हैं, ऑयल, और इस ऑयल को आप घी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, घी बनाना चाहते हैं इस ऑयल से आप। अब ये ऑयल जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये आपके पास घी जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ कैटलिस्ट यूज़ होती है। निकल कैटलिस्ट यूज़ हो सकती है, प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज़ हो सकती है, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ हो सकती है। ये सारे कैटलिस्ट हैं जो यहाँ यूज़ हो सकते हैं। इनमें से कोई एक कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो घी की इंडस्ट्री है वो भी कैटलिस्ट पर ही चल रही है। तो इसको नोट करें। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में आप कन्वर्ट कर रही हैं और आपके पास जो है कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा ये प्रोसेस, ये चौथी मिसाल हो गई है। एक पाँचवीं मिसाल आप ले लेते हैं, आप किताब में लगाई हुई है। पाँचवीं मिसाल कि आपने अल्कोहल से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल से आपने अल्डिहाइड बनाना है। अल्डिहाइड, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तफसीलन डिस्कस करेंगे इसको। अल्कोहल से आप अल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, यहाँ पर भी डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अल्कोहल है C2H5OH, यहाँ पर आपने कैटलिस्ट यूज़ करनी है कापर को आप बतौर कैटलिस्ट करें। इन दी प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन ये रिएक्शन होगा, कापर की मौजूदगी में एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और यहाँ पर आपके पास जो है अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड। देखिए कैसे बनेगा, आप थोड़ा चेक करें इसको। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये लगे हुए हैं ऐसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इनको तफसीलन डिस्कस करेंगे, इनका मैकेनिज्म देखेंगे। ये मैकेनिज्म नहीं, तरीक़ेकार है समझाने का, एक मैकेनिज्म वहाँ पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है।
तो ये जो कॉपर की मौजूदगी में क्या होता है कि ये वाटर जो है यहाँ से ये निकलेगा। ये मैकेनिज़्म नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, ये बनाने के समझाने का एक तरीका है। मैकेनिज़्म आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी ने वफा की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो यहाँ से H2O निकलेगा, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है कापर की मौजूदगी में। कापर बतौर कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से गया ये, तो क्या बन गया H2O। अब आपके पास क्या रह गया, ये कार्बन, ये CH3, ये, और यहां पर रह गया एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन जाकर इस पर अटैक करेगी और यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगी। अब ये कंपाउंड अल्डिहाइड है। ये कंपाउंड क्या है, अल्डिहाइड। इसको नाम देते हैं एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, 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 अल्डिहाइड। फर्स्ट ग्रुप क्या रहा है, R C डबल बॉन्ड O और H, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एसीटल्डिहाइड आपके पास बन रहा है। तो यहाँ कैटलिस्ट मारो रहा कॉपर। तो ये जितने प्रोसेस मैंने समझाए हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ हो रही हैं कापर, कहीं पर आयरन, कहीं पर वेनेडियम ऑक्साइड, कहीं पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, कहीं पर निकल है, प्लेटिनियम है, पैलेडियम है। ये आपको क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आते रहते। महाराज का लेक्चर था, मैं साइड पर हो गया हूँ, इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये हमारे आज के लेक्चर थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। याद रखें, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ये आप ही लोगों का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें।